तो 5वीं कक्षा तक में जो शिक्षक के तौर पर नियुक्ति जिनकी हुई थी उन लोगों को हटाया गया है। जो लोग शादी विवाह कर लिए, जैसे बच्चे हैं, किस तरह से बच्चे का हम लोग देखेंगे, तो यही सबका मन में सवाल रहा। क्या सर वो लोग का लग रहा है कि पुनः जो है सो फिर जॉब मिल जाएगा? देखिए ये जो हाय हेलो नमस्कार प्रणाम, मैं हूं विजय कुमार भारती और आप देख रहे हैं आई सपोर्ट बिहार। अभी हम जाने माने एडवोकेट्स शिवनंदन भारती सर के पास हैं और जिस तरह से छठे चरण में बीएड वाले को छांट दिया गया है, क्या सभी बीएड वाले को छांट दिया गया है या अब जो छांट दिया गया है तो बीएड वाले का भविष्य अब क्या होगा, इनके बारे में सर से जानने का प्रयास करते हैं। स्वागत सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए ये जो आपने मूल बातें पूछा है, देखिए ये जो ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट का निर्णय आया जिसमें छठे चरण में से जितने भी बीएड के आधार पर 5वीं कक्षा तक में जो थे नौकरी में, उनकी नौकरी पर जो संकट आ गया है, तो इसके बाद एक भूचाल सी आ गई है। तो ये बहुत सारा र्यूमर भी फैलने लगा है कि क्या जितने बीएड हैं सभी को निकाल देता है, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए बीएड में भी जो बीएड का जो छठे चरण का जहाँ तक सवाल है, तो बीएड जो किए हुए हैं तो 5वीं कक्षा तक में जो शिक्षक के तौर पर नियुक्ति जिनकी हुई थी उन लोगों को हटाया गया है। परंतु इससे ऊपर वाले जो लोग हैं, जैसे मध्य विद्यालय में हुआ हो, उसके बाद आप देखेंगे हाई स्कूल में हुआ हो, तो उन लोगों के ऊपर कोई जो है सो खतरा नहीं है। अब सवाल एक और चीज़ जो देखना है इसमें कि देखिए बहुत लोगों को नहीं पता है कि बीएड में भी 2 तरह का कोर्स होता है। एक बीएड हुआ और एक बीएलएड हुआ। अब बीएलएड का मतलब डीएलएड से बात नहीं हम कर रहे हैं, हम बीएड बी फॉर बॉय, उससे बीएलएड, समझ गए? दोनों में अंतर क्या? अंतर है बीएड और बीएलएड। एक होता है डीएलएड, तो डीएलएड की बात अभी छोड़िए, बहुत लोग उसमें प्रोनाउंसिएशन में नहीं समझ पाते हैं। तो जो बीएलएड किए हुए हैं उनको जो है सो जो नौकरी पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो केवल बीएड किए उनके ऊपर खतरा आ गया। दोनों में क्या अंतर है देखिए कि बीएलएड का जो फुल फॉर्म हुआ तो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हो गया जी। और ये बीएड का मतलब है बैचलर ऑफ एजुकेशन, ये 2 साल का कोर्स होता है। और बीएलएड 4 साल का कोर्स होता है। और एक डीएलएड कोर्स होता है, डी फॉर डॉग, हम डीएलएड की बात करें तो डीएलएड डिप्लोमा है, वो 2 साल की कोर्स है। तो 3 तरह का कोर्स है, एक डीएलएड हो गया जो 2 साल का है डिप्लोमा, दूसरा हो गया बीएलएड बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो 4 साल का कोर्स है, और बीएड जो 2 साल का कोर्स है जिस पर बैचलर ऑफ एजुकेशन। अब ये तीनों कोर्स में जैसे बीएड डीएलएड जो किया वो 2 साल का, और या जो डायरेक्ट बीएड करेगा 2 साल का। लेकिन डीएलएड बीएलएड कोर्स यदि आप कर लेते हैं तो दोनों को मिला के 4 साल का जो एक अवधि बनाया गया उसको ही बीएलएड बोला गया। तो 2010 में जो नियमावली थी उसके मुताबिक जो बीएड जिसको आप लोग कर रहे हैं, तो लोग बोलचाल के भाषा में कहते हैं कि 4 साल का जो अभी कोर्स कर दिया बीएड वाला, तो 4 साल का जो कोर्स है बीएड वाला, तो लोग कहता है कि बीएड किए हो 4 साल का कोर्स किए हो या 2 साल वाला कोर्स किए हो। लोग बोलचाल में यही बोलता है, जो टेक्निकल टर्म नहीं है। तो जो 4 साल का कोर्स किया है उसको ही बीएलएड बोलते हैं, उसको बीएलएड बोला जाता है। और जो 2 साल का कोर्स किया वो बीएड कहलाएगा। तो इसमें दोनों, तो 2010 के नियमावली के मुताबिक जो बीएलएड कोर्स किए हुए हैं यानी कि 4 साल वाला बीएड की डिग्री लिए हैं तो उन पर कोई खतरा नहीं है। अब एक यहाँ तक तो ये बातें हो गई। दूसरी और अहम बात इसमें ये देखने की ज़रूरत है कि अब नौकरी का क्या, जो ये जजमेंट आया तो ये फुल स्टॉप है क्या? इसके बाद सभी लोग निराश हो जाए? 22,000 शिक्षक जो कार्यरत थे 2 वर्षों से, तो क्या उनके वो सारा उम्मीद ख़त्म हो गया? तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये जिस जजमेंट के को आधार बनाकर इसको खारिज किया गया उसका मूल आधार है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर यह बताया गया कि बीएड वाले को 5वीं कक्षा तक के शिक्षक के तौर पर अयोग्य माना गया। तो वो 2023 में जो अगस्त में जो आया डिसीजन, उसी के आधार पर यहाँ पर बोला कि देखिए यहाँ तो मामला पेंडिंग है, सो ऐसे स्थिति में हम आपको ये करते हैं। तो ये 2023 में जो कोई निर्णय आया तो क्या इसका प्रभाव रेट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए? रेट्रोस्पेक्टिव में कानून बन रहा है 2023 में और बहाली हुई है 2019 में। तो पीछे के बहाली को क्या ये प्रभावित करे? जैसे आप साधारण शब्दों में समझिए, हम टेक्निकल टर्म इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं, वो कानून की भाषा कोर्ट में हम लोग समझते हैं, लेकिन आम जनता की भाषा में समझिए कि ट्रेन जो है सो जब आगे खुल जाएगी तो क्या वो ट्रेन आगे ही बढ़ती रहेगी या फिर से पीछे एक स्टेशन जाके पैसेंजर को बैठाएगी? समानता नियम ये है कि जब ट्रेन खुल गई तो आगे वाले स्टेशन पर रुकेगी, पीछे तो बैक होती नहीं है। तो ये जजमेंट क्या है 2023, तो 23 के बाद वाले जितने लोग थे उनको लेना है।
तो उसको हम लोग कहते हैं इस जजमेंट का प्रभाव प्रोस्पेक्टिव माने आगे से होगा, भविष्य। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब इन गाड़ी आगे खुल गई लेकिन फिर वो 2 स्टेशन पीछे जाके पैसेंजर को बैठा के तब आगे आएगी, तो इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, यानी कि पूर्व का ये। तो इन्होंने कहा कि ये जजमेंट का प्रभाव रेट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, और तो ये एक स्कोप देता है कि नहीं, इस पर यदि सुप्रीम कोर्ट को फिर ये ध्यान आकृष्ट कराया जाएगा तो इस पर रेट्रोस्पेक्टिव है कि प्रोस्पेक्टिव है, उस पर वो साइलेंट है, वो जजमेंट कुछ नहीं बोला, ना तो हाँ बोला है ना ही ना बोला है, या स्पीकिंग ऑर्डर डायरेक्टली उस संबंध में नहीं है। तो उसको एक आधार बनाकर चाहे तो ये लोग अपनी बातों को रख सकते हैं, जिस पर बहुत सारे छात्र जो है सो उस पर कंसीडर कर रहे हैं। 1-2 केस हमारे पास आया, अभी हम लोग कर भी रहे हैं। लेकिन वो सवाल ये है कि रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव जो हमने बोला कि आगे से भविष्य पर लागू होना चाहिए, ना कि पूर्व के बहालियों पर ये लागू होना चाहिए, ये एक टेक्निकल टर्म एक फंसा हुआ है। लेकिन एक जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बीएड इनका, तो उनका ये कहना है कि नहीं, वो जो 27 तारीख को एक जजमेंट आया था 2021 में, जिसमें ये कहा गया था, हाई कोर्ट ने कहा था कि जो जजमेंट देंगे उसी को आधार मानकर आपकी नियुक्ति रहेगी। इसको माने आउटकम, सब्जेक्ट टू द आउटकम की बात कही गई थी, जिस पर ये माननीय हाई कोर्ट ने अपना भरोसा जताते हुए कहा कि नहीं, अब बीएड वाले जो हैं सो अयोग्य हैं 5वीं कक्षा तक। तो यही पूरे कुल मटोल बातें इसकी हुई है। तो ओवरऑल आप इस पूरे प्रकरण को जब आप देखेंगे तो देखिए, एक चीज़ बताइए जरा, सामाजिक पहलू पर जब बहस हो, हालांकि कानूनी अलग मामला है, उसके इम्पैक्ट को देखेंगे। 22,000 शिक्षक नौकरी कर लिए, अब बीएड का डिग्री लिए, डिग्री जेन्युइन है जी। अब वो देखिए, सामान्यतः लोग गरीबी में ज़मीन बेचकर बहुत सारे परिस्थिति करके बहुत सारे तो डिग्री लिया। अब वो इस उम्र के इस पड़ाव पर जो उसका ख़त्म हो गया। अब और देखिए उसका क्या प्रभाव, कि कोई लड़का 2 साल पहले नौकरी हुई, तो नौकरी होने के दौरान क्या हुआ कि वो जो है सो लोन पर मकान ले लिया जी। तो अब वो मकान बना लिया, अब वो लोन नौकरी से हट गया तो लोन चुकता करेगा, तो बैंक की स्थिति क्या होगी। बिल्कुल, एक वहाँ पर सिस्टम गड़बड़ा रहा है जो आर्थिक ये है। दूसरा क्या है कि बहुत लोगों की इसमें से कुंवारे थे, शादी हो गई। शादी इसलिए कि कोई बढ़िया घराने से आया, अपनी बेटी का रिश्ता लेके कि लड़का सरकारी नौकरी में है, शादी हो गई, अब वो लड़का बेरोजगार हो गया। अब वो लड़की करे कि इनके साथ हम रहेंगे नहीं, ये भी आएगा, आर्थिक स्थिति आपका कमजोर होगा। न्यू कपल है, 2 साल पहले की बात है, तो शादी तो इसी वजह से क्या, तो 22,000 लोगों में से यदि मान लीजिए 15,000 लोगों का ही शादी सर्विस के दौरान हुआ होगा, तो 15,000 घर में अस्थिरता आ जाएगी। बिल्कुल सर। तो और जबकि उसकी कोई गलती नहीं है, किसी का बच्चा हुआ, बच्चे को मान लीजिए जो शादीशुदा थे, तो जैसे ही नौकरी में आता है तो अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए बढ़िया स्कूल में एडमिशन करा दिया। उसके रहन सहन लिबास में अंतर होता है, तो उसके बच्चे का जो है सो यदि बढ़िया स्कूल में हॉस्टल में डाला, कहीं डाला, अब वहाँ से बच्चे को कम बैक लेना पड़ेगा। तो ये पूरे सारे सिस्टम को ये जो है सो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। तो ये सब जो सामाजिक पहलू है, इसको भी थोड़ा व्यवहारिकता में, सैद्धांतिक बात यह है कि लॉ में कहता है कि इमोशनल ग्राउंड पे नहीं जाना है, लेकिन जजमेंट के दौरान जब ये बातें को रखा जाता है तो कहीं ना कहीं दिमाग में वो भी बातें आ ही जाती है, एक ह्यूमन टेंडेंसी के वजह से। तो जो लोगों का बहुत ज़्यादा फॉल्ट नहीं है, तो भविष्य के चीज़ों पर ये लागू होना चाहिए। इसके लिए प्रयास करने का एक ही उपाय है कि आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जा सकते हैं, या फिर इनको रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ये इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाए और रेट्रोस्पेक्टिव चीज़ को लागू जो हुआ है पूर्व के बहाली पर, इसको नहीं कह सकते, ये एक उपाय है। तो अभी बहुत सारे लोग जो बहुत हताश हैं, बहुत निराश हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत हताश और निराश होने की जरूरत। उम्मीद कोर्ट अपने ही डिसीजन को कभी मॉडिफाई करती है, कभी अनेकों बार हुआ है कि रिव्यू पिटीशन किया, लोग LPA में गए, बहुत लोग सुप्रीम कोर्ट गए। तो किस स्टेज में आपको केस में जीतते हैं, किस स्टेज में आपका ये होता है, वो तमाम तरह की बातें का ख्याल रखा जाता है। तो ओवरऑल ये पूरे कानूनी संदर्भ थे उस केस के बारे में जो लोगों को जानना चाह रहे थे। तो सर यही सबका मन में था कि मतलब अब हम लोगों का नौकरी चल गया, अब हम लोग किस तरह से परिवार चलाएंगे, किस तरह से जो लोग शादी विवाह कर लिए, जैसे बच्चे हैं, किस तरह से बच्चे का हम लोग देखेंगे। तो यही सबका मन में सवाल रहा। क्या सर वो लोग का लग रहा है कि पुनः जो है सो फिर जॉब मिल जाएगा? देखिए, ये जो भी बात है स्वाभाविक सा है। देखिए, बहुत एक ही झटके में कोई आदमी रोड पर आ जाए, नौकरी थी 22,000 लोगों का और 22,000 लोगों पे एक परिवार पे कम से कम बिहार में 6 से 7 आदमी माने आश्रित होते हैं जी। तो जब आप देखेंगे तो लगेगा कि ये 1.5-2 लाख लोगों जो है डायरेक्ट प्रभावित हुए हैं इस डिसीजन के बाद। तो ये स्वाभाविक सा है कि वो लोगों की चिंता जायज़ है, लेकिन कानून तो अपना काम करती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटी चीज़ थी। लेकिन जब ये सारे पक्ष को यदि एक बार पुनः रिव्यू पिटीशन में यदि इस चीज़ को रखा जाएगा तो हो सकता है, या फिर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे
तो क्या पता इनके इस ग्राउंड को कंसीडर करते हुए मान लिया न्यायालय कुछ डिसीजन दे। तो यही एक उपाय है जिस पर बहुत सारे लोगों ने किया है, इसी को आधार मानकर हम लोग केस कर रहे हैं उस पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। बाद बाकी हमारे साथ एडवोकेट शिवनंदन भारती जी थे और भीड़ से संबंधित सारी जानकारी हम आप लोगों को दिए। बाद बाकी आप लोग को मेरा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।